सभी को नमस्कार। बहुलक पढ़ने के बाद अब आगे बात करते हैं साबुन और अपमार्जक की। साबुन अपमार्जक में हम अगर बात करें कि साबुन और अपमार्जक धुलाई के काम आते हैं। हाँ, कुछ ऐसे साबुन हैं जो केवल धुलाई में, और कुछ जैसे दूसरे पर्पज से, जैसे मैंने बताया भी आपको, शेविंग क्रीम हुआ, ठीक है, नहाने के साबुन या हैंड वॉश वगैरह की बात करें, या मेडिकेटेड सोप की बात करें, तो ये ऐसे कुछ अलग अलग साबुन वगैरह भी होते हैं। पहले हम साबुन के बारे में पढ़ते हैं, फिर सोप के बारे डिटर्जेंट के बारे में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा टॉपिक साबुन एवं अपमार्जक। साबुन एवं अपमार्जक, ठीक है, जो मानव निर्मित पदार्थ हैं उन्हीं में हम बहुलकों की बात करने के बाद रबर की बात की, और रबर के बाद अब साबुन और अपमार्जक की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं साबुन या सोप। अपमार्जक बोले तो डिटर्जेंट। साबुन या सोप की बात करें तो इनमें लिख सकते हैं कि सोडियम एवं पोटेशियम के सोडियम एवं पोटेशियम के सोडियम एवं पोटेशियम के उच्चतर वसीय अम्लों जैसे हायर फैटी एसिड्स, वसीय अम्ल बोले तो फैटी एसिड्स, उच्चतर वसीय अम्लों जैसे लॉरिक एसिड, लॉरिक अम्ल, लॉरिक एसिड, पामेटिक अम्ल या पामेटिक एसिड, पामेटिक अम्ल या पामेटिक एसिड, व स्टीयरिक अम्ल या स्टीयरिक एसिड। उच्चतर वसीय अम्लों नाम लिखे के साथ बने लवण ही साबुन या सोप कहलाते हैं। ये वसीय अम्ल, इन वसीय अम्लों के साथ इनकी क्रिया कराने पर हमें ये सोप प्राप्त होते हैं। यानी साबुनों की बात कर रहे हैं कि साबुन किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। सोडियम व पोटेशियम के उच्चतर वसीय अम्लों, फैटी एसिड्स, जैसे हमने बात की लॉरिक अम्ल की बात की, पामेटिक अम्ल की बात की, स्टीयरिक अम्ल की बात की। अब आगे बात करते हैं कि जो सोडियम के लवण होते हैं, यानी सोडियम के साथ क्रिया करवाएंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाएंगे तो सोडियम के लवण से प्राप्त साबुन कठोर होती है, और
पोटेशियम से प्राप्त जो साबुन होते हैं वो क्या होते हैं, मृदु होते हैं, सॉफ्ट साबुन होते हैं। लिख सकते हैं कि सोडियम लवण के रूप में प्राप्त या सोडियम के वसीय अम्लों के साथ लवण कठोर साबुन, हार्ड सोप, कठोर साबुन का निर्माण करते हैं। इनमें क्षार यानी अतिरिक्त एल्कली, अतिरिक्त क्षार या एल्कली पाया जाता है। तथा ऐसे साबुन सामान्यतया धुलाई के रूप में प्रयुक्त सोडियम के वसीय अम्लों के साथ लवण कठोर साबुन का निर्माण करते हैं। इनमें अतिरिक्त क्षार पाया जाता है तथा ऐसे साबुन सामान्यतः धुलाई के रूप में प्रयुक्त। और इनमें जो हम वसीय अम्ल भी प्रयुक्त करते हैं बिल्कुल निम्न कोटि के वसीय अम्ल होते हैं। ठीक है, अगर यही वसीय अम्ल या जो ऑयल होते हैं, भाई वसीय अम्ल क्या है, एक तरह से ऑयल ही है। अगर हम अच्छी क्वालिटी के वसीय अम्ल या ऑयल्स का प्रयोग करें और उनके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाएं तो ये अतिरिक्त क्षार या एक्स्ट्रा एल्कली नहीं रहता, जिसकी वजह से सॉफ्ट साबुन का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें हम टॉयलेट सॉप या अगर बात करें ना भाई नहाने का साबुन, ठीक है, और अगर हम बात करें जैसे हैंड वॉश या जो लिक्विड सोप होते हैं या हम बात करें जो शेविंग क्रीम वगैरह, ठीक है, वो सॉफ्ट सोप कहलाते हैं। ठीक है, तो सोडियम के साथ क्रिया करवाई तो हार्ड सोप, और अगर पोटेशियम के साथ करवाएंगे तो सॉफ्ट सोप मिलेंगे। बात करें इसकी कि जब अच्छे क्वालिटी या अच्छे स्तर के तेलों, भाई ये ऑयल्स या वसीय अम्ल लिख दो, वसीय अम्लों की क्रिया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। अभी पूरी रिएक्शन भी लिखेंगे अपन, ठीक है, NaOH या KOH के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं वो भी लिखते हैं। KOH के साथ कराते हैं तो अतिरिक्त क्षार या एल्कली, या ऐसे लिख सकते हैं, तो पोटेशियम के लवणों के रूप में मृदु साबुन, सॉफ्ट सोप
सॉफ्ट सोप प्राप्त होते हैं इनमें अतिरिक्त क्षार या एल्कली नहीं होते हैं, जैसे बाथिंग सोप या नहाने में प्रयुक्त साबुन, बाथिंग सोप, नहाने में प्रयुक्त साबुन, टॉयलेट सोप, शेविंग क्रीम आदि। ठीक है, तो ये इस तरह से अच्छे जो ऑयल्स होते हैं, ठीक है, इनका प्रयोग करते हैं और साथ साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाते हैं, तो पोटेशियम के लवणों के रूप में ये सॉफ्ट सोप प्राप्त होते हैं जिसमें अतिरिक्त एल्कली या अतिरिक्त क्षार नहीं होते हैं, और ये नहाने में प्रयुक्त या टॉयलेट सोप जो होते हैं, शेविंग क्रीम वगैरह, इनका निर्माण इससे करते हैं। अब अगर मैं रिएक्शन लिखूं कि किस तरह से ये साबुन सोप का निर्माण होता है, तो हम देखते हैं ये वसीय अम्ल, और जब इनकी क्रिया होती है क्षार के साथ, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, भाई इसमें तो कठोर साबुन प्राप्त होगी, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्रिया होने पर हम देखते हैं कि एक तो हमें ये ग्लिसरॉल प्राप्त हुआ, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, और इसके साथ हमें या तो ये सोडियम लवण, या अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाई तो हमें ये पोटेशियम लवण प्राप्त होंगे, और यही साबुन कहलाते, यही साबुन कहलाते। और ये क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ साबुनीकरण, सेपोनिफिकेशन, साबुनीकरण या सेपोनिफिकेशन। ध्यान रख सकते हैं सेपोनिफिकेशन या साबुनीकरण कि ये फैटी एसिड्स जो होते हैं ये वसीय अम्ल है। ठीक है, ये वसीय अम्ल, वसीय अम्ल फैटी एसिड और इस तरह से जब हम इनकी क्रिया करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्षार हैं ये। ठीक है, ये है क्षार,
तो ये भी ध्यान रखना कि अगर जैसे पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, केवल क्षार कहे कि क्षार और वसीय अम्लों की क्रिया से क्या प्राप्त होते हैं, साबुन होते हैं। ठीक है, अब जो हमने ये अलग अलग सॉरी अलग अलग जो साबुन लिखे हैं, जैसे चाहे हम इसमें टॉयलेट सोप की बात करें, शेविंग क्रीम की बात करें वगैरह, इनकी विशेषता क्या होती है इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, कई बार हम देखते हैं पारदर्शी साबुन होते हैं, जैसे वो कौन सी होती है वो पियर्स, पारदर्शी होती है, या ऐसी कई और भी साबुन होती हैं। ठीक है, केवल पियर्स ही नहीं आती, और भी ऐसे साबुन होते हैं वो पारदर्शी होती है। तो उनको साबुनों को तैयार होने के बाद थोड़े समय के लिए इथेनॉल में डुबा कर रखते हैं। ठीक है, तो अतिरिक्त जो विलायक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इवोपोरेट्स हो जाते हैं, यानी वाष्पित हो जाते हैं, जिससे उसकी पारदर्शिता बढ़ती है। तो ऐसे कुछ एक पॉइंट से वो भी लिख लेते हैं कि पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट साबुन साबुन सोप को कुछ समय या का निर्माण करते समय कुछ समय के लिए इथेनॉल में डुबोकर रखते हैं। जिससे अतिरिक्त विलायक, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट, विलायक या सॉल्वेंट वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, नहाने की जो मेडिकेटेड साबुन आती हैं, ठीक है, मेडिकेटेड साबुनों में कुछ मात्रा में एंटीसेप्टिक भी मिलाते, यानी ये जो अभी अपन ने देखा वसीय अम्ल और क्षार, साबुन तो बन गई थी, अब उस साबुन का प्रयोग अलग अलग जगह करते हैं। वो बेसिक तो है, उनका निर्माण तो या उनका प्रयोग तो करेंगे। अब फिर जैसे झाग ज्यादा करने वाली साबुन, तो उसमें हम कुछ ऐसे सोडियम लॉरेल सल्फेट जैसे या ऐसे कुछ झाग कारक पदार्थ मिला देते हैं। ठीक है, या फिर अगर जैसे मैं बात करूं ये ट्रांसपेरेंट कैसे बना रहे हैं, या मेडिकेटेड सोप उसमें एंटीसेप्टिक मिला देते हैं, या अगर मैं जब शेविंग क्रीम की बात करूं तो उसमें रोजिन वगैरह मिला देते हैं, ग्लिसरीन मिला देते हैं, ताकि त्वचा की नमी बनी रहे। ठीक है, मॉइस्चराइजर के रूप में भी काम करे वह, क्योंकि अगर सीधा डायरेक्ट शेविंग करते हैं, अगर सीधा नॉर्मल साबुन से आप करेंगे, कई जने करते भी हैं, ठीक है, हार्ड सोप वगैरह से भी करते हैं, लेकिन उसके बाद स्किन एकदम क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो इसमें लिखते हैं, और भी ऐसे ही साबुनों के निर्माण में या निर्माण करते समय और उसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं, जैसे मेडिकेटेड, ठीक है, मेडिकेटेड आती है ना सेवलॉन वगैरह या डेटॉल वगैरह, ऐसी सोप उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, मेडिकेटेड साबुनों में कुछ मात्रा में एंटीसेप्टिक मिलाए जाते हैं। और बात करें कि शेविंग क्रीम में कुछ मात्रा में ग्लिसरीन व रोजिन
ये भी ल्यूब्रिकेंट के रूप में है, ठीक है। मॉइस्चराइजर बनाए रखता है रोजिन, रोजिन मिलाए जाते हैं ताकि त्वचा में नमी, मॉइस्चराइजर नमी बनी रहे। तो ये अच्छे गुणों की या ऐसी बात करें कि हमने कुछ ऐसी अच्छी बातें तो कर ली सोप की, लेकिन सोप की क्या है कि कुछ कमियां भी हैं। जैसे सोप की अगर मैं बात करूं, साबुन की कठोर जल में प्रयुक्त नहीं कर सकते। कठोर जल में हम देखते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण अशुद्धियों के रूप में पाए जाते हैं कठोर जल, ठीक है। तो अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं, ये इन साबुन के लवण जो होते हैं, जो हमने अभी इधर देखे, बात भी की थी, ये जो साबुन के लवण होते हैं इनके साथ मिलकर अघुलनशील लवणों का निर्माण करके अवक्षेपित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, साबुन पानी में कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करती, ठीक है। इसलिए हाँ, डिटर्जेंट की जब बात करूंगा, डिटर्जेंट के साथ ऐसा नहीं होता। डिटर्जेंट कठोर जल हो या मृदु जल हो, सॉफ्ट वाटर हो या हार्ड वाटर हो, दोनों में ही समान रूप से झाग देता है। लेकिन साबुन, कई बार हम देखते हैं कि जैसे कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर आप नहाने बैठते हैं, साबुन लगा रहे हैं, झाग ही नहीं हो रहा, लेकिन साबुन पिघलती जा रही है। उसका कारण ये था, झाग क्यों नहीं बने, क्योंकि जब ये साबुन के जो लवण थे, जो कठोर जल था या हार्ड वाटर था, उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण थे, उनके साथ अविलेय या ऐसे कह सकते हैं अवक्षेपित होकर ऐसे अविलेय लवणों का निर्माण करते। तो एक तो हार्ड वाटर के साथ ये जो साबुन होती है क्रिया नहीं करती। दूसरी बात एक और, अम्लीय लवण, अगर अम्लीय जल है, एसिडिक वाटर है जिसकी पीएच कम है, तो अम्लीय जल में ये जो साबुन होती है, ये अम्लों का या कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में अवक्षेपित हो जाती है और वहां पर भी ये साफ सफाई की या ऐसे कह सकते हैं झाग वगैरह उत्पन्न नहीं करती। एक अच्छा साबुन किससे कहेंगे हम, जो चले कम गले ज्यादा, जिसमें अतिरिक्त क्षार की मात्रा कम हो, अभी भी हमने बात की, ठीक है। जो प्रयोग करने के दौरान जिसमें क्रैक्स नहीं आए, यानी शुष्क नहीं हो, ठीक है। और उसमें हम ये भी बात करेंगे कि ज्यादा झाग दे। खैर हार्ड वाटर की जब बात करते तो हार्ड वाटर के साथ तो ये साबुन झाग देते ही नहीं है। तो ये आगे इसमें बात कर लेते हैं साबुन में कि साबुन सोप कठोर जल के साथ साबुन या सोप कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयंस साबुन के साथ क्रिया करके अघुलनशील अवक्षेप बना देते। अवक्षेप अवक्षेप बना देते हैं, बना लेते हैं।
तो ये साबुन की कठोर जल के साथ एक तरह से कह सकते हैं कमी है, कठोर जल में ये झाग नहीं देते हैं। इसका कारण हमने देखा कि इस तरह से ऐसे ये अविलेय कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ ऐसे अविलेय अवक्षेप बना लेते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें कि अगर हम इनकी अम्लीय जल में अगर इनका प्रयोग करें तो भी ये जो इनमें वसीय अम्ल होते हैं वो अवक्षेपित हो जाने के कारण ये क्रिया नहीं करते। लिख सकते हैं एक और पॉइंट इसी में कि अम्लीय जल में भी साबुन क्रिया नहीं करते हैं, क्रिया नहीं करते। ठीक है, जो इनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं अवक्षेपित हो जाते हैं, और ऐसा अविलेय अवक्षेप दोनों ही केसेस में। और अच्छी बात क्या है, दोनों ही केसेस में डिटर्जेंट काम करते हैं, यानी डिटर्जेंट इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। तो अब आगे बात कर लेते हैं सोप के बाद डिटर्जेंट या अपमार्जक की। ठीक है, साबुन एवं अपमार्जक में पहले हमने बात की साबुन की, अब आगे बात कर लेते हैं अपमार्जक डिटर्जेंट की। तो साबुन के बाद अगली बात करते हैं डिटर्जेंट की। तो डिटर्जेंट में कुछ तो एडवांसेस या कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो लिखते हैं अपमार्जक डिटर्जेंट डिटर्जेंट का निर्माण कैसे होता है? जैसे साबुनों के निर्माण में तो हमने वसीय अम्ल प्रयुक्त किए, इनमें हम लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल या पेट्रोलियम पदार्थों का प्रयोग करते हैं। उन पर जैसे पहले हम बात करें अलग अलग वैसे कैटाइनिक एनाइनिक अलग अलग डिटर्जेंट होते हैं। हम एक सामान्य तरीके से डिटर्जेंट क्या होते हैं उनकी बात करें तो ऐसे लंबी श्रृंखला वाले 10 या 10 से अधिक कार्बन युक्त ऐसी लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल पर जब पहले हम अम्ल की क्रिया करवाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करवाते हैं, ठीक है, तो ऐसे सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। फिर उस सल्फोनिक एसिड पर हम जब क्षार की क्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन होता है और हमें ऐसे जो सल्फेट लवण प्राप्त होते हैं और वो सल्फेट लवण ही ये अपमार्जक या डिटर्जेंट कहलाते हैं। डिटर्जेंट के कई एडवांसेस थी, जैसे भी अपन ने बात की, ये कठोर और मृदु जल दोनों में समान रूप से धुलाई करते, यानी इनका जो बात करें कि धुलाई की क्रिया है वह या झाग उत्पन्न दोनों में ही करेंगे अपमार्जक डिटर्जेंट। फिर इनकी बात करें कि इनमें जैसे हम सोडियम सल्फेट या सिलिकेट वगैरह मिलाते हैं ड्राइनेस के लिए, शुष्कता के लिए, या इनमें जैसे हम परबोरेट वगैरह जैसे जो सर्फ वगैरह पाउडर वो होते हैं उनमें सोडियम परबोरेट वगैरह, ताकि वाइटनिंग यानी जो कपड़ों की धुलाई में जो एक वो वाइटनिंग चमक जो होती है वो उत्पन्न करने के लिए हम ऐसे पदार्थों का भी मिश्रण करते हैं। तो बात करते हैं अपमार्जक की कि ये कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक पदार्थों पर सल्फोनीकरण क्रिया से प्राप्त हालांकि और भी मैंने बताया ना, केवल ये सल्फोनीकरण नहीं, और भी जैसे कैटाइनिक जो डिटर्जेंट होते हैं और एनाइनिक डिटर्जेंट उनका निर्माण अलग अलग तरह से होता है। लेकिन एक अपन सामान्य विधि से बात करें
कि अपमार्जक कार्बनिक पदार्थों पर सल्फोनीकरण की क्रिया से प्राप्त सल्फेट लवण है जो कि धुलाई में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम इनके निर्माण की बात करें या इनके निर्माण की क्रिया की बात करूं तो देखना कि इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि लंबी श्रृंखला वाला अल्कोहल लिया, जैसे ये अल्कोहल है और ये N का मतलब लंबी श्रृंखला है, ठीक है। ये लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल पर हम सबसे पहले क्रिया करते हैं H2SO4 के साथ, ठीक है। H2SO4 की क्रिया करते हैं तो हमें एल्किल सल्फोनिक एसिड एल्किल सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। इसमें जब हम क्रिया करते हैं ये एल्किल सल्फोनिक एसिड हमें प्राप्त होता है और इसे सल्फोनीकरण कहते हैं, ठीक है। और ये लंबी श्रृंखला वाले लॉन्ग चेन अल्कोहल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सल्फोनीकरण की क्रिया की H2SO4 के साथ क्रिया करने से हमने देखा कि ये एल्किल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हुआ। लिख सकते हैं एल्किल सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। ये क्रिया H2SO4 के साथ कराने पर ये क्रिया क्या कहलाई? सल्फोनीकरण। अभी हमें ये डिटर्जेंट प्राप्त नहीं हुआ, अब हम इसकी और आगे क्रिया करवाते हैं, या कह सकते हैं कि इस पर क्रिया करवाते हैं क्षार की क्रिया करवाते हैं। उदासीनीकरण, अम्ल और क्षार की क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। ये एल्किल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हुआ और अब इस पर जब हम क्षार की क्रिया करवाएंगे तो देखते हैं थोड़ा इधर लिख देते हैं। ये सोडियम एल्किल सल्फोनेट सोडियम एल्किल सल्फेट प्राप्त होता है और यही अपमार्जक के रूप में ये सोडियम एल्किल सल्फेट प्राप्त हुआ, या कह सकते हैं अपमार्जक प्राप्त हुआ। तो अपमार्जक की हमने बात की कि किस तरह से अपमार्जक ये सल्फोनीकरण की क्रिया पहले हुई, फिर उदासीनीकरण की क्रिया देखी क्षार के साथ क्रिया करके, और हमने सोडियम एल्किल सल्फोनेट के रूप में ये इन अपमार्जक की बात की, ठीक है। तो अपमार्जक कार्बन की श्रृंखला, यहां पर चलो कार्बन की लंबी श्रृंखला लिख लेते हैं भाई। कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले
कार्बनिक पदार्थों पर सल्फोनीकरण की क्रिया और उसके बाद उदासीनीकरण की क्रिया हुई, न्यूट्रलाइजेशन हुआ और फाइनली हमें सोडियम एल्काइल सल्फेट लवण के रूप में ये हमें यहाँ पर सोप के रूप में या ऐसे कह सकते हैं सोपलेस डिटर्जेंट प्राप्त हो जाते हैं। ये अपमार्जक की बात हुई। अब बात करते कुछ ऐसे और भी पदार्थ, जैसे हमने साबुनों में अलग अलग प्रकार की साबुनें देखी थी कि किसी में मेडिकेटेड साबुन की बात की, टॉयलेट सोप की बात की, या हमने शेविंग क्रीम की बात की। सेम इसी तरह से अपमार्जक में अगर मैं बात करूं तो इस अपमार्जक में हम कई ऐसे पदार्थ मिलाते हैं ताकि अपमार्जक के कुछ गुणों को प्रभावित किया जा सके। जैसे हम ये अपमार्जक को शुष्क बनाए रखने के लिए, अपमार्जक को शुष्क बनाए रखने के लिए सोडियम सिलिकेट एवं सोडियम सल्फेट, सोडियम सिलिकेट व सोडियम सल्फेट मिला देते हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट की अगर मैं बात करूं, देखते हैं कि ऐड में भी आता है, टीवी के ऐड में, कि एक वो धुलाई चकाचक धुलाई कर दे या कपड़े चमकने लग जाए, ठीक है। तो ऐसे कपड़े चमकाने के लिए उनमें एक माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट, जैसे हम सोडियम परबोरेट की बात करते हैं, ये माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। सीधा ब्लीचिंग पाउडर नहीं डालते, ऐसे माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट डालते हैं और सोडियम कार्बोनेट भी थोड़ा ऐड करते हैं ताकि वह इसकी क्षारीयता को बनाए रखे। क्योंकि देखो अम्लीय माध्यम में भी ये डिटर्जेंट जो होते हैं अच्छी धुलाई उपलब्ध कराते हैं। इसका कारण इसमें हल्का सा क्षार की मात्रा जो उस अम्लीय जल के प्रभाव को उदासीन कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बात कर सकते हैं इसमें, और आगे ऐसे कुछ पदार्थ जो हम इनमें मिलाते हैं उनकी बात कर सकते हैं, क्या क्या और मिलाएंगे। तो देखें कि अपमार्जकों में सोडियम कार्बोनेट भी मिलाते हैं। सोडियम कार्बोनेट भी मिलाते हैं। जो इसमें क्षारीय गुण या क्षारीयता, जो इसमें क्षारीयता बनाए रखता है, क्षारीयता बनाए रखता है। और हम बात करें वो चकाचक सफेदी के लिए तो लिख सकते हैं धुलाई के समय कपड़ों में चमक लाने के लिए चमक वाइटनिंग, कपड़ों में चमक या वाइटनिंग लाने के लिए, वाइटनिंग इफेक्ट के लिए सोडियम परबोरेट मिलाते हैं। परबोरेट मिलाते हैं। तो ये कुछ हमने भाई अलग से, ऐसे नहीं कि उसका कंपोजिशन कुछ अलग हो गया, बस ये कुछ और भी कारक मिलाते हैं। बेसिक कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो ये हम इस तरह से देखते हैं सल्फोनीकरण और उदासीनीकरण के द्वारा। इस तरह से ये सोडियम एल्काइल सल्फेट, मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये अलग अलग प्रकार के जो कैटायनिक
डिटर्जेंट अलग होते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट अलग होते हैं, उनका निर्माण सबका अलग अलग तरह से। बट एक जनरल अपन व्यू की बात करें कि अपमार्जक का निर्माण किस तरह से होता है, अपमार्जक के बनाने की क्रिया भी हमने लिखी। इसके बाद आगे बात की हमने अपमार्जक में कुछ मिलाए जाने वाले ऐसे पदार्थ और भी, जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट वगैरह हम इसमें मिलाते हैं, झाग वगैरह उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस सोडियम लॉरेल सल्फेट हम हमारे शैम्पू वगैरह में भी देखते हैं। शैम्पू में भी सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, हालांकि ये बालों के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो जो अक्सर अपने बालों के ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं उनको स्पेशलाइज्ड शैम्पू जो होते हैं वो अवेलेबल करवाते हैं जिनमें ये सल्फर नहीं होते। ठीक है, बाकी नॉर्मल ज़्यादातर जो हम शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं, नॉर्मल जो भी ये है, इन सभी में सल्फेट होता है। ठीक है, बट वो झाग कारक के अनुसार उसका होना भी जरूरी होता है। अब हम बात करें ये अपमार्जक जो होते हैं, ये अपमार्जकों की अगर मैं बात करूं कि ये किस तरह से साबुन से अच्छे हैं। साबुन कठोर जल में क्रिया नहीं करती थी, हल्का सा अम्लीय जल होगा तो भी वह साबुन उपयुक्त नहीं थी, लेकिन दोनों ही केसेस में ये अपमार्जक भर भर के झाग देंगे और धुलाई की क्रिया करेंगे। साथ ही जब इनकी बात करें कि इनका जो जलीय विलयन होता है, ये अपमार्जकों का जलीय विलयन उदासीन होता है। तो उदासीन होने से क्या होगा कि जब कपड़े की धुलाई होगी, कपड़े का जो फाइबर होता है, ठीक है, उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लंबे समय तक चलते हैं। जबकि साबुनों से, यानी जो कपड़े धोने की साबुन वगैरह आती है, उनसे जब हम धोते हैं तो उसमें क्या होता है, वे जल में मिलकर ऐसे अम्लीय क्षारीय लवण बनाते हैं जिससे कपड़े के रेशे की आयु जो होती है कम हो जाती है। ठीक है, तो ये 2-3 एडवांसमेंट लिख लेते हैं इसके। लिख सकते हैं कि अपमार्जक कठोर जल व अम्लीय प्रकृति के जल में भी भरपूर झाग देते हैं। भरपूर झाग देते हैं एवं सफाई या धुलाई की क्रिया, ठीक है, एवं धुलाई की क्रिया करते हैं। अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि इनका जलीय विलयन उदासीन होता है, एक्वस सॉल्यूशन, इनका जलीय विलयन उदासीन होता है। जिसके कारण धुलाई में या धुलाई के समय ये कपड़े के रेशों पर विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं। विपरीत प्रभाव नहीं डालते। ठीक है, तो ये हमने अपमार्जकों की बात की, साबुन की बात की, उसके बाद अपमार्जक की बात की, अपमार्जक कैसे बनाते हैं, क्या इनके गुण हैं, इनकी बात की। अब अपमार्जक और साबुन की धुलाई के लिए हम देखते हैं मिसेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब हम ये साबुन या अपमार्जक को अच्छी खासी मात्रा में, ऐसे नहीं कि बिल्कुल कम ही डाला, अच्छी खासी मात्रा में जब हम इनको पानी में घोलते हैं तो इनके जो कण होते हैं या इनके जो अणु होते हैं आपस में मिलकर कोलाइडी कण जो होते हैं उनके आकार के अणुओं का निर्माण करते हैं और ये मिसेल निर्माण कहलाता है। मिसेल निर्माण की बात करूं या इसमें छोटा सा टॉपिक हो जाता है कि अपमार्जक
डिटर्जेंट व साबुन सोप की धुलाई की क्रिया या धुलाई क्रिया छोटा सा टॉपिक है, इसमें देखना, एक लाइन लिखते हैं फिर इसकी बात करते हैं कि साबुन एवं अपमार्जक जल में घुलकर मिसेल का निर्माण करते हैं, जो कि कपड़ों या सतह पर लगे या कपड़ों या सतह पर उपस्थित दाग धब्बों की पकड़ कम कर देते हैं तथा इससे धुलाई की क्रिया होती है। अब कैसे ये धुलाई की क्रिया होती है, कैसे मिसेल का निर्माण होता है, देखो जैसे भाई सोडियम के लवण की बात कर लेते, जैसे C17H35 COOH यानी स्टेरिक एसिड की जब हम सोडियम के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये इसका सोडियम लवण प्राप्त हो गया, ये साबुन हो गई। जब इसको जल में हम घोलते हैं तो जल में ये आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है और हम देखते हैं ये इस तरह से H5 नहीं, ये H35 है, ठीक है। COO माइनस और ये सोडियम प्लस, ये आयन हमें प्राप्त होते हैं। ये दो प्रकार के आयन, ऋणायन और धनायन प्राप्त हुए। अब जो ये ऋणायन वाला भाग है इसमें भी देखो, ये वाला जो भाग है C17H35 ये कार्बन श्रृंखला के रूप में या लंबी चेन के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। और ये जो ऋणावेशित सिरा होगा, ठीक है। और ये धनावेशित भाग या धनायन के रूप में। अब जब ये मिसेल का निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं कि इस तरह से ये बाहर की तरफ तो जो ये ऋणावेशित सिरा था, ये ऋणावेशित सिरा इस तरह से बाहर की तरफ, चलो इनको माइनस को हॉरिजॉन्टल ही रख देते हैं। ये ऋणावेशित COO माइनस सिरा जो है वह तो ये बाहर की ओर केंद्रित है और ये जो कार्बन श्रृंखला वाला भाग है ना, ये इस तरह से ऐसी लंबी पूंछ के रूप में ये इस संरचना के केंद्र की ओर निर्देशित रहता है और सबसे बाहर इनसे जुड़ जाते हैं ये धनायन जो होते हैं, सोडियम आयंस, ये इन ऋणावेशित कणों से आकर्षित रहकर यहां पर जुड़े हुए रहते हैं। ये इस तरह से
मिसेल का निर्माण होता है। ये जो कार्बन श्रृंखला होती है ये केंद्र की ओर या केंद्रीय भाग में, ठीक है, और ये हाइड्रोफोबिक सिरा होता है, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक सिरा है, जलरोधी, जबकि ये जो धनावेशित भाग है, सॉरी ये ऋणावेशित सिरा जो है ये हाइड्रोफिलिक होता है बाहर की ओर, जल स्नेही या जल रागी सिरा, ठीक है, और ये धनायन बाहर की तरफ रहते हैं। इस प्रकार के अणुओं का निर्माण यानी मिसेल का निर्माण होता है। और हम देखते भी है साबुन या जो अपमार्जक डिटर्जेंट का पानी हम देखते हैं थोड़ा सा स्लाइटली हमें चिकना स्मूथ सा लगता है, वो ऐसे मिसेल के निर्माण के कारण। और यही मिसेल क्या करते हैं, फाइनली अल्टीमेटली मिसेल ही जो है, ध्यान रखना ये मिसेल पर प्रश्न भी पूछा हुआ है, ये मिसेल ही धुलाई की क्रिया में सहायता करते हैं। और इसी के साथ साबुन और अपमार्जक होते हैं कंप्लीट। साबुन और अपमार्जक के बाद आगे हम पढ़ते हैं सीमेंट की बात करते हैं। भाई बेसिकली अगर बात करें सीमेंट सबने देखी होती है, ठीक है, किसी ने पाउडर के रूप में देखी होगी, किसी ने किसी बिल्डिंग के ऊपर लगी हुई सीमेंट देखी होगी, ठीक है। सीमेंट बेसिकली सोडियम और एल्यूमिनियम के जो सिलिकेट है उनका मिश्रण होता है। साथ में जब सीमेंट को दीवारों पर लगाते हैं तो इसमें मिट्टी, बजरी, कंक्रीट वगैरह मिला देते हैं। सबसे पहले बात करें या जैसे ये सीमेंट जो होती है, जोसेफ एस्पिडीन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सीमेंट के बारे में या इसका निर्माण किया था, इसके बारे में बताया था। पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये यूरोप में मिलने वाले पोर्टलैंड पत्थर के समान संरचना दर्शाती है। इस अगर हम सीमेंट की अगर हम बात करें तो इनमें कुछ जैसे चूना पत्थर भी मिलाते हैं, जिप्सम वगैरह भी मिलाते हैं, जो इनके जो सीमेंट के भौतिक गुण हैं जैसे जमना या सूखने पर इसमें दरारें वगैरह पड़ना, ये इनकी हम बात करते हैं। तो सीमेंट उसकी संरचना और उसके अनुप्रयोग जो है उनकी बात करते हैं। टॉपिक सीमेंट। सोडियम नहीं, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैंने सोडियम बोल दिया तो ध्यान रखना कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। तो लिख सकते हैं कि ये कैल्शियम व एल्यूमिनियम के सिलिकेट लवणों का विभिन्न ऑक्साइड्स एवं जिप्सम के साथ तैयार किया गया मिश्रण है। गहरे स्लेटी या धूसर रंग का मिश्रण है। इसे सर्वप्रथम जोसेफ एस्पिडीन ने तैयार किया। अगर इसके संगठन की बात करूं
तो संगठन में देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड लगभग 60 से 70%, सिलिका 20 से 25%, एलुमिना Al2O3 5 से 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 3 से 4%, और जिप्सम होता है लगभग 5% तक। जिप्सम बोले तो कैल्शियम सल्फेट और ये जल योजित, ये होता है लगभग 5% तक। ये इस तरह से जब सबसे पहले क्या करते हैं, कैल्शियम, सिलिका और एल्यूमिना को लेकर एक बड़े से क्लिंकर जिसे कहते हैं, जिसमें मोटार जैसा एक बड़ा सा ऐसा यंत्र होता है जिसमें इसको उच्च तापमान पर मिश्रित करते हैं, जिससे इनके सिलिकेट लवणों का निर्माण होता है, जो और अंदर जो इनमें जल वाष्प वगैरह होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वह निकल जाती है। इस चूर्ण को क्लिंकर कहते हैं। फिर इस क्लिंकर में हम क्या मिक्स करते हैं, जिप्सम। ये जिप्सम क्या करता है, सीमेंट के जमने की जो अवधि होती है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, चूना पत्थर ज़्यादा अगर हो जाए, कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो सीमेंट में दरारें भी पड़ने लगती है। तो सभी का निश्चित ये अनुपात में मिश्रण तैयार करते हैं, और जब इसको जल के साथ मिलाते हैं तो जल के साथ ये कोलाइडी विलयन बनाता है। लिख सकते हैं जल में सीमेंट कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। ठीक है, जिप्सम सीमेंट के जमने के समय को नियंत्रित करता है। सीमेंट के जमने के समय को नियंत्रित करता है। ठीक है, सीमेंट, अगर हम इसकी बात करें कि सीमेंट को जैसे मिट्टी, कंक्रीट यानी बजरी वगैरह और जल के साथ मिलाकर ऐसा पेस्ट तैयार करते हैं जो ईंटों और पत्थरों को जोड़ने में प्रयुक्त किया जाता है। लिख सकते हैं कि रेत, बजरी, ठीक है, थोड़े मोटे, जो जिसमें पत्थरों के या कणों का आकार थोड़ा बड़ी साइज का होता है, बजरी जल के साथ मिलाकर सीमेंट मिलाकर ऐसा पेस्ट तैयार करते हैं, पेस्ट या मिश्रण तैयार करते हैं, जिसका उपयोग भवन निर्माण, पत्थर
ईंटों को जोड़ने में करते हैं। इनमें जोड़ने में करते हैं। और बात करें कि जब इस मिश्रण को लोहे के सरियों से निर्मित जाल के साथ प्रयुक्त करते हैं तो इसे प्रबलित कंक्रीट सीमेंट reinforced concrete cement भी कहते हैं। ठीक है, तो सीमेंट का निर्माण किस तरह से करते हैं, ध्यान रखना। सीमेंट का निर्माण जैसे मैंने बताया, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और ये जो चूना पत्थर वगैरह होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह होते हैं, उनको बड़ी भारी मात्रा में एक ऐसे रोटेटर या चक्र के अंदर 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास घुमाते हुए गर्म करते हैं, जिससे उनमें उपस्थित जलवाष्प वगैरह और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन से संबंधित अशुद्धियाँ निकल जाती है। अब ये जो बचा हुआ पदार्थ होता है इसे क्लिंकर कहते हैं, ध्यान रखना, क्लिंकर। और ये क्लिंकर के साथ जब हम जिप्सम जोड़ते हैं तब हमें सीमेंट पाउडर के रूप में ये प्राप्त होती है। ठीक है, आर्द्रताग्राही होती है, यानी वायु में अगर अधिकांश बहुत ज़्यादा नमी हो तो ये सीमेंट वायु की आर्द्रता को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और ऐसी आर्द्रता ग्रहण करने के बाद ये सीमेंट फिर जम जाती, क्योंकि जैसे ही जल के साथ वियोजित होते ही इसमें जमने का गुण आ जाता है, जमकर कठोर हो जाती है पत्थर के समान, और इसके जो जमने का समय होता है वो हम जिप्सम से निर्धारित कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे जो मानव निर्मित पदार्थ थे, जिसमें हमने रेशों की बात की, संश्लेषित रेशों की बात की, प्लास्टिक की बात की, हमने उनके गुणधर्मों की बात की, उनके उपयोगों की बात की, रबर की भी बात की हमने, और फिर हमने लास्ट में जाते जाते ये साबुन, अपमार्जक और सीमेंट की बात की। तो ये मानव निर्मित या कृत्रिम या संश्लेषित पदार्थ जो हैं, इनकी हमने ये बात पूरी की। बाकी बातें करते हैं हम और नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।